जय हिंद। मैं गोविंद वर्मा, वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से स्वागत करता हूं आपका। और आज हम देख रहे हैं कुछ हमारी जो क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चन और कुछ नई क्रांतियां हैं। तो क्रांतियों के बारे में हमने यहाँ पे लिख रखा है, मतलब किसी चीज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये क्रांतियां लाई जाती हैं। तो क्रांतियों के नाम यहाँ पे हमने लिस्टेड कर रखे हैं और क्रांति के सन, किस सन में वो क्रांति आई है और उसके जनक या पितामह जिनको कहा जाता है उनके पूरे नाम यहाँ पे लिख रखे हमने। और यहाँ पे क्रांतियों का संबंध किस क्षेत्र से है, क्यों वो क्रांति लाई गई है, इसके किसके उत्पादन में लाई गई है, ये सारी जानकारी मैंने इस पे लिख रखी है। तो हम एक एक करके पूरे क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रांति पढ़ते हैं, विश्व में हरित क्रांति। पहली जो क्रांति हमारी वर्ल्ड में पहली बार हरित क्रांति की बात कर रहे हैं हम लोग। दुनिया में सबसे पहली बार क्रांति कब आई, कहां आई? तो विश्व में हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में आई थी। तो 1960 में ये पहली विश्व में हरित क्रांति की बात कर रहा हूं मैं आपसे। लाने वाले का श्रेय व्यक्ति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग साहब। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो कि विश्व में हरित क्रांति लेके आए थे। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। कहाँ आई ये क्रांति? तो अमेरिका में आई थी। तो अमेरिका में लेके आए थे पहली बार। दुनिया में या विश्व में या वर्ल्ड में हरित क्रांति को लेके आए हैं तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग साहब लेके आए। कब लेके आए? 1960 के दशक के आसपास लेके आए थे। और इसमें क्या हुआ? तो जो खाद्यान्न उत्पादन, जो खाने वाली जो खाद्य फसलें होती हैं जैसे गेहूं, चावल, ये इसमें कैसे इनकी प्रगति, कैसे उन्नति, कैसे इनका उत्पादन बढ़े, इसलिए पहली बार क्रांति हमारे 1960 के दशक में आई थी। और कहाँ आई? तो अमेरिका में पहली बार ये क्रांति की शुरुआत हुई। तो मैंने कहा विश्व में हरित क्रांति कब आई है? तो 1960 के आसपास आई थी। लाए कौन? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग साहब लाए। किससे संबंधित है? गेहूं, चावल के उत्पादन में हमारा बढ़े, कैसे हम उसको ज्यादा से ज्यादा ये फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, तो इसलिए लेके आए थे। कहाँ आई? अमेरिका में। तो पहली क्रांति समाप्त होती। दूसरी, ये तो विश्व में आई थी हरित क्रांति, लेकिन भारत में हरित क्रांति, भारत में भी हरित क्रांति आई है। तो 1966-67 में आई। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बार पेपर में बार बार आता है कि भारत में हरित क्रांति कौन लाए। तो सन 1966-1967 में आई थी ये। और लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब लेके आए थे। और भारत में गेहूं, चावल के उत्पादन से संबंधित है, मतलब भारत में हरित क्रांति कोई लेके आए हैं। तो 1966-67 के आसपास आई थी, 1966-1967 में आई थी। और इसके पहले क्या होता था, हमारे देश में काफी जगह पर वर्षा काल जो था वो कम था, मतलब बारिश कम होती थी, जिससे हमारी जमीनें बंजर हो जाती थी, अकाल पड़ता था। और हमारे भारत में खाद्यान्न उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता था। इसलिए हमारे देश में, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन जो था हमारा वो नहीं बढ़ पा रहा था। मतलब हमारे जो खेत करने वाले किसान हैं, उन किसान भाइयों को ये कैसे हमारी गेहूं, चावल या जो अन्य फसलें हमारी, कैसे उनमें पैदावार बढ़े, ताकि, क्योंकि खाद्यान्न फसलें मानी जाती है हमारी, सबसे ज्यादा उपयोग हम इन्हीं चीजों का करते हैं। तो इन्हीं चीजों को बढ़ावा देने के लिए गेहूं की मात्रा, मतलब कम जमीन में ज्यादा पैदावार हो, ऐसी फसलों का और बढ़ोतरी हो, इसलिए ये क्रांति हमारी आई थी। तो भारत में हरित क्रांति 1966-1967 में आई। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब लेके आए थे। इसकी शुरुआत मैंने आपको बताई है क्यों हुई। तो ये हमारे भारत में, इससे क्या फायदा हुआ? हरित क्रांति के आने से हमारे देश के जो किसान भाई हैं उनको एक तरीके से उनको बताया गया कि कैसे हम जमीन का सदुपयोग कर सकते हैं, जो कम कैसे जमीन में हम फसलें ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। ये किसान भाइयों को जागरूक किया गया और सिंचाई की व्यवस्था की गई सरकार के द्वारा। और अच्छे उन्नत बीजों का, अच्छे यूरिया का उनको सदुपयोग करना बताया है, जिससे कि हमारे देश में जो खाद्यान्न उत्पादन है वो लगभग गेहूं, चावल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो लगभग 500 गुना उसमें वृद्धि हुई। इस प्रकार से ये हमारे गेहूं, चावल में वृद्धि चली आ रही है। अब हमारा देश एक कृषि प्रधान देश तो था ही, और
अभी भी वर्तमान में कृषि प्रधान देश है, क्योंकि कृषि पर ही आधारित हम सब लोगों का कहीं ना कहीं जीवन है। लगभग लगभग 60 से 65% पॉपुलेशन जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। और किसानों को उनकी पैदावार के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा बढ़े, क्योंकि जब अच्छी फसलें होंगी तो उनको भी लाभान्वित तो मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा कोई मेहनत करने वाला है तो वो है किसान, और उसी को हम कहते हैं बेचारे को कम राशि मिलती है। इस प्रकार से उनकी पैदावार ज्यादा होगी तो ज्यादा पैसा बढ़ेगा और ज्यादा वो लोग अपने अच्छा से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। और किसान भाइयों का इस देश में सबसे बड़ा योगदान है, और हम भी कहीं ना कहीं सभी लोग किसानों से कहीं ना कहीं हम संबंधित हैं। और हमको, क्योंकि किसान यदि गेहूं चावल पैदावार नहीं करेगा तो हम क्या खाएंगे, ये हमारा आज जो है, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश माना जाता है, यह हरित क्रांति उससे है। फिर तीसरी हमारी आती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति 1970 में आई, 1970 में आई है, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब लेके आए थे। तो क्वेश्चन आया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन किस क्रांति के जनक है, तो उसका नाम है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध मतलब मिल्क से संबंधित है। हमारा दूध उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी हो, इस प्रकार से ये श्वेत क्रांति लेके आए थे। श्वेत क्रांति दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन जो पशुपालन है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, और जब पशुपालन घटेगा तो दूध कहाँ से आएगा। इसलिए दूध को बढ़ावा देने के लिए सरकार के जो व्यक्ति हैं, सरकार के माध्यम से डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब पहली बार दूध क्रांति, दूध के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी में उनका योगदान है, इसलिए हम श्वेत क्रांति कहते हैं। या और दूध से बिलोंग करती है हमारी, या ऑपरेशन फ्लड भी जो आता है हमारा वो दूध से ही संबंधित है। फिर आता है चौथी क्रांति हमारी, जो कि गुलाबी क्रांति के नाम से हम जानते हैं। गुलाबी क्रांति 2014 के आसपास आई थी। तो गुलाबी क्रांति 2014 में आई और दुर्गेश पटेल इसके जनक है। तो गुलाबी क्रांति जो है 2014 में आई और इसके जनक का नाम है दुर्गेश पटेल साहब, और झींगा मछली से संबंधित है। झींगा मछली से बिलोंग करती है हमारी, ये याद रखिए गुलाबी क्रांति। अगला आता है हमारा पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध पहले आई है 1986 में। तो पीली क्रांति 1986 में आई थी और सैम पित्रोदा साहब लेके आए। सैम पित्रोदा कांग्रेस के वरिष्ठतम व्यक्ति हैं वर्तमान में। तो सैम पित्रोदा जी 1986 में पीली क्रांति लेके आए थे और तिलहन उत्पादन से बिलोंग करती है। जो तिलहन जैसे तेल निकलने वाले हमारी तिलहन होती है उसको बढ़ावा देने के लिए ये पीली क्रांति का संबंध लेके आए, और लाने वाले व्यक्ति कौन है, सैम पित्रोदा जी लाए। फिर आता है हमारा स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति 1991 से 2003 के बीच में आई थी और निरपक तुनेज, तो निरपक तुनेज के माध्यम से ये लाई गई। मतलब स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है, निरपक तुनेज साहब हैं। और किससे बिलोंग करती है, शहद और बागवानी। तो शहद और बागवानी से संबंधित है हमारा इसका शहद, जो कि हमारी मधुमक्खी के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन आता है हमारा कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, तो शहद में पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा एनर्जी मिलती है शरीर को हम जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं तो हमको ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, शहद में पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि तत्काल ऊर्जा के लिए जो खिलाड़ी उपयोग करते हैं वो शहद खाते हैं या केला खाते हैं या ग्लूकोज का पानी पीते हैं, इससे उनको तुरंत एनर्जी आए और तुरंत वो अपना काम कर दें, ऐसा हमारा सोचना है। तो ये शहद जो है और बागवानी से संबंधित है। कौन सी क्रांति, स्वर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन आता है हमारा लाल क्रांति। तो लाल क्रांति जैसा नाम वैसा काम। लाल क्रांति 1980 में आई थी ये, और विशाल तिवारी इसको लाने का श्रेय जाता है। तो विशाल तिवारी जी लेके आए लाल क्रांति, और लाल क्रांति का जो संबंध है वो टमाटर और मांस से संबंधित है। तो टमाटर हम देखते हैं, टमाटर और मांस से बिलोंग करता है लाल क्रांति। तो टमाटर जो है जिसको हम कहते हैं टमाटर का लाल रंग क्यों दिखाई देता है, क्वेश्चन ये भी आता है। तो टमाटर लाल लाइकोपिन के कारण दिखाई देता है। तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल रंग को दिखाई देता है। टमाटर और मांस को बढ़ावा देने के लिए ये लाल क्रांति विशाल तिवारी जी लेके आए थे। अगला आता है हमारा प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति
2021 में आई। और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। और अरुण जेटली जी जो कि हमारे देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं और जिनका जीवन शांत हो चुका है। तो नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली साहब दोनों ने एक योजना चलाई, प्रोटीन क्रांति 2021 में आई थी। और भारतीय आहार की गुणवत्ता में सुधार करना इनका उद्देश्य था। मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं उसको आहार कहा जाता है। तो खाने में कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का उपयोग कर लें, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारा शरीर की जो वृद्धि होती है, हमारी शारीरिक शरीर हमारा जो बढ़ रहा है वो हमारे प्रोटीन के माध्यम से ही बढ़ता है। और क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन शब्द किसने दिया है, तो बर्जेलियस ने ये शब्द दिया है। तो ये प्रोटीन को आहार में ज्यादा से ज्यादा आम व्यक्ति कैसे खाए, इसकी योजना मोदी जी ने और अरुण जेटली जी के द्वारा एक योजना का नाम दिया गया है। ये हमारा नाम था प्रोटीन क्रांति। तो प्रोटीन क्रांति आहार में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ावा देने के लिए 2021 में मोदी जी और अरुण जेटली साहब लेके आए हैं। तो अरुण जेटली जी का जो हम बात करें कि भारत के बहुत वरिष्ठतम वकील रहे हैं, बैरिस्टर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के महान बड़े व्यक्तित्व उनका था और वो वित्त मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं हमारे। इसके बाद मोदी जी की बात करूं तो मोदी जी हमारे देश के अभी जो ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो देश की आजादी के बाद उनका जन्म हुआ है। और 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी जी का जन्म बड़नगर गुजरात में हुआ है। और 26 मई 2014 से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन है और वर्तमान में भी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है। ऐसे महान व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी साहब, इनके माध्यम से आज हमारा देश पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। और अभी उनके कार्य क्षेत्र के अंदर ही हम देखें तो मंगलयान हमारा 3rd सफल हुआ है हमारा। ये नरेंद्र मोदी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के काफी बढ़ावा देते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने ऐसा कमाल किया जिससे हमारा देश का नाम दुनिया में रोशन हुआ है। ये मोदी जी की ही एक तरीके से उनको वैज्ञानिकों को आशीर्वाद है या उनका हेल्प करते हैं, इसलिए ये सब काम होते हैं और हमारे देश का नाम दुनिया में आज बहुत रोशन हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी के कारण ही ऐसा हो रहा है। फिर आते हैं हम लोग रजत क्रांति। रजत क्रांति 1980 के आसपास आई। तो रजत क्रांति को हम सिल्वर क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हम चांदी क्रांति भी कहा जाता है इसको। चांदी को ही सिल्वर कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, और चांदी का ही पर्यायवाची हिंदी में रजत क्रांति है। मतलब रजत मतलब चांदी होती है। तो रजत क्रांति बोल दो, सिल्वर क्रांति बोल दो या चांदी क्रांति बोल दो, बात एक ही है, नो कन्फ्यूजन। और 1980 में आई थी ये। और रजत क्रांति 1980 में आई श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी लेके आई और ये अंडा उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी हो, अंडे के उत्पादन में, क्योंकि अंडे में भी प्रोटीन विटामिन पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि अंडे का जो ऊपर का जो आवरण बना होता है वो किसका बना होता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कई बार पेपर में आया है कि अंडे का जो आवरण होता है, ऊपर की जो परत होती है वो किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट याद रखिए। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए की मात्रा अच्छी खासी होती है। तो अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। 24 जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी और 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रही। फिर 14 जनवरी 1980 को फिर प्राइम मिनिस्टर बनी और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या हुई जब वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन थी, जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ और उनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। ऐसी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, शक्तिशाली महिला, हमारे देश की प्रधानमंत्री, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री अभी तक की कोई है तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। फिर आता है हमारा नीली क्रांति। नीली क्रांति 1985 में आई थी, 1985 में, और डॉक्टर अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी, तो हीरालाल चौधरी साहब और डॉक्टर अरुण कृष्णन ये दोनों ने मिलकर एक क्रांति लेके आए थे जिसका नाम है नीली क्रांति। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ये क्रांति आई। तो मत्स्य मतलब मछली, फिश जिसे कहा जाता है। तो मत्स्य पालन कैसे बढ़े, क्योंकि हमारे देश में मछली खाने वाले साउथ इंडियन काफी लोग हैं, समुद्र लगा हुआ है, वहां पे मछलियां पकड़ी जाती हैं और
और यहाँ अन्य देशों अन्य शहरों में बात करें तो मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए ये नीली क्रांति का संबंध इससे है। तो मछली को बढ़ावा देना, मछली को पालना, क्योंकि मछली पालन केंद्र हमारे यहाँ भारत में काफी मात्रा में चलता है, क्योंकि रोज मछलियां पकड़ाई जाती हैं और मछलियां इतनी जन्म लेती हैं समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर, जिससे कि हमारा यदि हम उनको पकड़े नहीं और उनको हम लोग इसका नहीं करें तो मछली पालन केंद्र भी हमारे देश में चलते हैं। ये नीली क्रांति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। मीठी क्रांति 2020 में आई मीठी क्रांति श्री नरेंद्र मोदी साहब लेके आए। नरेंद्र मोदी जी ने के द्वारा ये नीली क्रांति आई हमारी, और ये हमारा मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो मधुमक्खी पालेंगे तो हमें शहद मिलेगा। शहद मिलेगा मतलब ये मीठी शहद कैसा होता है, तो मीठा होता है। मैंने बताया शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी अच्छी होती है। तो मीठी क्रांति 2020 में श्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि मधुमक्खी शहद बनाती है। शुद्ध शहद वही होता है जो मधुमक्खी के द्वारा बनाया जाता है, जिससे हमारे काफी ऊर्जा हमको मिलती है। शहद खाने से हमको एनर्जी मिलती है, ऐसा कहा जाता है। आगे हम बैंगनी क्रांति। बैंगनी क्रांति जो है 2022 में आई। बैंगनी क्रांति का संबंध तो लाए कौन, जनक कौन की बात कर रहा है, तो औद्योगिक मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया है। जो हमारा औद्योगिक मंत्रालय है उसने बैंगनी क्रांति लाया। बैंगनी क्रांति का संबंध देख लेते हैं। तो यह लेवेंडर, एक लेवेंडर हमारा बैंगनी रंग का फूल होता है। लेवेंडर फूल होता है जो कि हर्बल दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लेवेंडर उत्पादन मतलब बैंगनी रंग के फूल को बढ़ावा देने के लिए ये लेके आए थे, क्योंकि इसका हर्बल उत्पादन में या हर्बल दवाइयां जो बनती है हमारी उसमें इसका सदुपयोग किया जाता है, इसलिए लेके आए थे बैंगनी क्रांति। अगला है हमारा गोल क्रांति। गोल क्रांति 1970 में आई थी और लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब को जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति भी लेके आए थे और गोल क्रांति के जनक भी वही है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन लेके आए और आलू के उत्पादन में काफी मात्रा में इसका बड़े आलू की मात्रा के उत्पादन कैसे बढ़े, इसलिए गोल क्रांति को लाया गया है, क्योंकि आलू सर्वाधिक खाए जाने वाला हमारा सब्जी है। सब्जी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आलू क्या है, तो आलू एक तना है। क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि आलू क्या है। आलू एक तना है हमारा और इसको सर्वाधिक सब्जियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आलू न, तो ये इसलिए गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। फिर आता है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति 1990 में आई थी। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ये भी लेके आए। डॉक्टर तो कौन कौन सी क्रांति डॉक्टर स्वामीनाथन लेके आए, तो पहली हरित क्रांति लाए, फिर गोल क्रांति लाए हमारे ना, और फिर लाए सदाबहार क्रांति। तो 3 क्रांति डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पहली 66 में लाए, फिर 70 में लाए, फिर 90 में लाए। तो किससे संबंधित है, जैव उत्पादन से संबंधित है। तो जो जैविक खेती होती है हमारी, जैविक खेती में सदाबहार क्रांति आई। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैव उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये सदाबहार क्रांति लाए और लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब लाए। कब लाए, 1990 में लाए। फिर आए अमृत क्रांति। अमृत क्रांति 2002 में आई और अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि जिनका जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब, और 3 बार प्रधानमंत्री बने। 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। कहते हैं कि 13 दिन की सरकार उनकी रही, फिर सरकार गिर गई क्योंकि संसद में बहुमत पेश नहीं कर पाए। फिर 1998 में फिर प्राइम मिनिस्टर बने, 13 महीने रहे, फिर चुनाव हुए 99 में, फिर वो जीते और 5 साल देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी महान व्यक्ति, महान कवि, महान वक्ता, महान प्रवक्ता, महान लेखक, ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो लेके आए थे। उनका संबंध सदाबहार क्रांति अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति का संबंध मैं बता रहा था कि नदी जोड़ परियोजना, देखिए कितना उन्होंने कितना सोचा, नदियां जोड़, क्योंकि ये काम नदी जोड़ परियोजना यदि हमारे देश में पूर्णतः लागू हो जाए तो हमारी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे किसानों की समस्याएं, बहुत सारी हमारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। कैसे होंगी मैं आपको बताता हूं। तो नदी जोड़ परियोजना लाने का श्रेय किसी को जाता है। हमने क्रांति का नाम था
अमृत क्रांति जो का संबंध जो है वो नदी जोड़। देखिए 2 नदियां होती हैं, उनको जोड़ने की बात कर रहे थे वो, 2 नदियों को जोड़ा जाए, 2 या 3 नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाए, जिससे कि हमारे देश में अब नदी जोड़ेंगी तो जिन नदियों में बाढ़ आती है, जैसे कि हम बात करें बिहार में कोसी नदी, तो बिहार में कहते हैं बिहार का शोक, कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी में बाढ़ आती है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी में बाढ़ आती है, तो दामोदर बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इसी असम का शोक कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। तो मतलब इनमें शोक मतलब दुख, क्योंकि इनमें हर साल लगभग बाढ़ आती है, जिससे हजारों लाखों लोग वहां से नदी के जो तट पर रहते हैं वो काफी प्रभावित हो जाते हैं। उनका मकान जो भी उनका बनाया हुआ आशियाना होता है वो सब के सब बह जाता है, और जिससे कि जनहानि भी होती है, पशुपालन को भी दिक्कत होती है, और जो खेती किसानी करने वाले किसान हैं उनकी जमीनें भी पानी में डूब जाती है। अब मैं आपको बता रहा था कि अमृत जो हमारी योजना है, अमृत योजना या अमृत क्रांति कहा जाता है नदी जोड़। अब जब 2 नदियां जुड़ जाती हैं, एक नदी सूखती है, दूसरी नदी में पानी है, तो उस जिसमें पानी है वो सूखी नदी में पानी चला जाएगा, तो जिससे सूखी नदी में पानी मिलने लगेगा। पानी मिलने लगेगा तो पानी जब मिलेगा तो यदि सभी नदियां जुड़ जाएंगी, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगी, तो नदी सूखेंगे नहीं। पहली बात तो यह है, तो नदी सूखेंगे नहीं, तो नदी सूखने से क्या होता था, जिन किसान भाइयों को पानी नहीं मिल पाता था, सिंचाई नहीं कर पाते थे खेती किसानी में, कई जमीनें हमारी बंजर हो जाती थी, उस जमीनों में भी उत्पादन शुरू हो जाएगा, उनमें भी कृषि उत्पादन शुरू हो जाएगा। जहां पर बंजर जमीन हो जाती है वहां पर पानी मिलने लगेगा, सिंचाई के साधन अच्छे हो जाएंगे, नहर बन जाएंगी, जिससे पानी हमेशा 24 आवर्स पानी हमारा मिलता रहेगा किसानों को, जिससे कि हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा। और जो बाढ़ आती है हर साल, वो बाढ़ हमारी नहीं आएगी, क्योंकि जिन नदियों में बाढ़ आ जाएगी, नदियों में बाढ़ आती है, उन नदियों को यदि किसी नदी से जोड़ दिया जाएगा तो उनका पानी दूसरी नदियों में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हमारी बाढ़ों से भी छुटकारा मिल जाएगा, और किसान भाई तो मिलेंगे ही, और जहां पे पानी पीने की समस्याएं हैं वहां पे पानी भी उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि कई नदियां सूखने के कारण ये पानी गांव से जब नदियां निकलती हैं और सूख जाती हैं तो वहां के गांव के लोग जो हैं बेचारे पानी से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि जो रोज भौतिक सुविधाएं हमें बिन पानी सब सून है, और पानी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। कहते हैं जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन है, जल को हमको बचाना है। आज हमारा जल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जल की स्थिति बहुत खराब है, बहुत गंभीर स्थिति में हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे काट कर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बना रहे हैं, आधुनिक जमाने में तो जी रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ बड़ा ही गलत कर रहे हैं। जब हमारे देश में पेड़ पौधे नहीं बचेंगे, तो क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारा ऑक्सीजन हमको देते हैं, हम जीवित कहते हैं प्राणदायिनी गैस ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो पेड़ पौधों के माध्यम से, और हमारी कुछ मात्रा समुद्र के जल से हमारी मिलती है ऑक्सीजन की मात्रा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, और नदियों के माध्यम से नदियों के पानी उसमें रहेगा, जिससे कि उनमें पर्यावरण अच्छा रहेगा। ये हमारा सारे के सारे नदी जोड़ने से हमारी काफी समस्याएं हल होंगी। मैंने बताया है, किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा, गांव में या सूखा पड़ता है, पानी की उपलब्धता नहीं है, अब पानी मिलने लगेगा। तीसरा, बाढ़ जहाँ पे आती है, उन बाढ़ों को, यहाँ के लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, या अन्य राज्यों में बाढ़ आती हैं, उन बाढ़ों में और बाढ़ से पानी हमारा दूसरी नदियों में जाने लगेगा, जिससे वो बाढ़ प्रभावित नहीं हो पाएंगे। ये तीसरा काम है हमारा। और चौथा काम जो है कि इनसे हमें, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो नदी जोड़ गई है, जैसे क्षिप्रा और नर्मदा मैया। नर्मदा हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, अमरकंटक पर्वत से निकलती है और 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और जाकर हमारी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन इसके पहले ही, जैसे हम उज्जैन की बात करें, तो उज्जैन जो महाकालेश्वर है, हमारा महाकाल मंदिर है, और भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, मध्य प्रदेश में 2 है, एक हमारा ओमकारेश्वर, दूसरा महाकालेश्वर। महाकालेश्वर की बात कर रहा था, जहाँ पे क्षिप्रा नदी बहती है। क्षिप्रा नदी हर साल सूख जाती थी, जिससे कि हमारी सरकार के माध्यम से उसमें नर्मदा नदी का लिंक कर दिया, मतलब क्षिप्रा और नर्मदा को लिंक कर दिया, मतलब एक दूसरे को जोड़ दिया, जिससे क्षिप्रा नदी में अब हमारा पानी हमेशा वहां पर रह जाता है। इस प्रकार से हमारे देश में ये नदी जोड़ परियोजना चल रही है, लेकिन कई राज्य उसको अमल नहीं कर रहे हैं, और यदि इस बात पर सरकार पूर्णतः अमल कर ले
तो छोटा काम तो नहीं है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये हो जाएगा तो इससे हमको वहां पे फायदा मिलेगा। तो हमारे देश में यदि नदियां जुड़ जाएंगी तो जिससे हमारी ये सारी चीज समस्याएं समाधान हो जाएंगी। इसलिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए तो उन्होंने एक सपना देखा कि भारत में नदी जोड़ना चाहिए। उनको पता था कि नदी जोड़ने से कितना लाभ मिलेगा, चाहे किसान भाइयों को मिले, चाहे व्यापारियों को मिले, और आम जनता को पानी पीने का मिलने लगेगा, क्योंकि नदियां हमारे देश में जीवन दायिनियां हैं और बिना नदी के हम मर जाएंगे सब लोग, क्योंकि पानी कहां से आएगा, क्योंकि पानी के साधन हमारे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पहले हमारे हर खेतों में, गाँव में कुएं हुआ करते थे, बावड़ियां हुआ करती थी पानी के, क्योंकि जब भी किसान लोग अपने खेती करते थे तो कुआं खुदवाते थे, तो कुएं में 10, 20, 25 फीट पे पानी आ जाता था, जिससे पानी कुइया वगैरह से पानी हमको मिलने लगता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में जब जनसंख्या बढ़ती गई और हमारा पर्यावरण कम होता गया, खेती किसानी के हमको जैसे जैसे पैदावार बढ़ना थी उसके बदले में कम होने लगी। क्यों? क्योंकि किसानों को पूर्णतः पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो धीरे धीरे जो गांव, जहां पर गांव हुआ करते थे, खेत खलियान हुआ करते थे, वहां पर जाकर आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं और खेतों को बंजर करके ये बिल्डिंगें बन रही हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पर्यावरण नहीं बचा है। वहां पे हमारे यहाँ जो हमारे पेड़ पौधे थे उन काट काट कर ये बिल्डिंगें बना ली गई हैं, जिससे हमारी जमीन का पानी धीरे धीरे सूखता गया है। आज स्थिति ये आ गई है कि हम लोग नदी के जोड़ को, जैसे हम भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में आज हम जो नर्मदा जी का पानी हमारे यहाँ आ रहा है, नहीं तो भोपाल में भी एक समस्या आज से 10-12 साल पहले ऐसी थी, यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या हुआ करती थी। लेकिन आज नर्मदा का पानी हमारे भोपाल शहर में आ रहा है, जिससे हमारे यहाँ सभी को पानी उपलब्ध हो पा रहा है। तो धीरे धीरे, क्योंकि अब बोर में पहले नदी, हम लोगों ने कहा कि पहले कुआं था, बावड़ियां थी, वो सूख चुकी है, उसमें पानी नहीं बचा है। फिर बोर करवाए गए, वो 200-300 फीट पर पानी निकलता है हमारे देश में, हमारे शहर में। कई शहर तो ऐसे हैं, जैसे तमिलनाडु, चेन्नई की बात करें हम लोग, तो चेन्नई में तो लगभग 800 फीट पानी नीचे है। मतलब 800 फीट आप जब पृथ्वी के अंदर गड्ढा करेंगे, बोर करेंगे, तब जाके पानी मिलने की संभावना है। निश्चित नहीं है कि पानी मिलेगा, लेकिन संभावना है कि 800-900 फीट पे करेंगे। तो सोचिए आप, हमारी पृथ्वी के अंदर हम कितना खोदते जाएंगे, क्योंकि पानी धीरे धीरे हमारा स्तर नीचे जाता जा रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारे यहाँ पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, इसलिए ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यही मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग में यही हो रही है हमारी, क्योंकि पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं और हमारे यहाँ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। हर घर में 2-3 गाड़ियां हैं, जिससे गाड़ियां चलती हैं तो साइलेंसर से CO2 ये सब गैस निकलती है, शीशा वगैरह, ये जाकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, जिससे हमारे ओजोन परत में अब छिद्र हो गया है। छेद होने के कारण सूर्य की किरणें जो है, पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ने लगी हैं, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म होने लगी है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो पृथ्वी गर्म होने से ये हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है पृथ्वी पर। इसलिए यहाँ पे मौसम भी जो है हमारा सीधा नहीं चलता है, वर्षा काल समय पर नहीं हो पाता है। हर कभी बारिश होने लगती है, हर कभी गर्मी पड़ने लगती है, हर कभी सर्दी आ जाती है। ये सारे कारण जो है हम लोग ही हैं इसके जिम्मेदार, क्योंकि हम लोग सही सदुपयोग, हर चीज का, पर्यावरण को हम बचा नहीं रहे हैं, पानी को बचा नहीं रहे हैं, बिजली को हम बचा नहीं रहे हैं। हम अपने आप पे ही अपने आधुनिक जीवन में जिए जा रहे हैं, जिससे कि ये सारी चीजें हमको क्षति हो रही है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ये सारी चीजें हम बहुत लंबी हम बताने को बहुत बता देंगे, लेकिन समय नहीं है हमारे पास। फिर हम देखते हैं आगे दूसरी जो क्रांति है हमारी, मक्का क्रांति। मक्का क्रांति की बात करें तो 1970-80 के दशक में आई थी और डॉक्टर केसी डबराल साहब लेके आए। डॉक्टर केसी डबराल जी मक्का क्रांति से संबंधित थे और मक्का उत्पादन से इनका संबंध है। मक्का या मोटे अनाज हम बोल सकते हैं। तो मक्का जो होता है हमारा, या मोटे अनाज जिसे हम बोलते हैं, उनको बढ़ाने के लिए ये लेके आए थे। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं हमारे डबराल साहब। अभी इनका निधन हो चुका है बीच में, तो डबराल साहब अभी इनका निधन हुआ है। छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश से इनका संबंध है और मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में 70-80 के दशक में अच्छे खासे अच्छे बीजों के उत्पादन में बीज कैसे अच्छा लगाया जाए, कैसे मक्के की पैदावार बढ़े। यहाँ पे पहले 1 एकड़ में 2-3 क्विंटल हमारा मक्का होता था और उनके इस क्रांति के आने से वहां पे जो किसान भाई हैं वो 4 से 5
कुंटल या और अधिक, जैसी जमीन, जैसी सिंचाई, जैसी पैदावार, वहाँ पे अलग अलग जमीन के हिसाब से, अलग अलग मिट्टी के हिसाब से खेतियां होती हैं। इसलिए मिट्टी की बात करें तो मिट्टी भी अलग अलग हमारे राज्यों में पाई जाती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। वैसे तो लेटराइट मिट्टी में चाय की पैदावार सर्वाधिक होती है हमारी। लेटराइट मिट्टी, क्वेश्चन आता है कि चाय की खेती किस मिट्टी में होती है, तो लेटराइट मिट्टी। चाय सबसे ज्यादा पूछे तो असम में होती है, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा मिट्टी का जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। 43% पर जलोढ़ मिट्टी हमारे देश में पाई जाती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है हमारी। क्वेश्चन ये भी आता है कि कपास किस मिट्टी में होता है, तो कपास काली मिट्टी में सबसे अच्छा होता है। कपास सर्वाधिक कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र, गुजरात में होता है कपास सर्वाधिक हमारा। और मैंने बताया लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती हमारी असम में सर्वाधिक होती है। इस प्रकार से मिट्टी के साथ मिट्टी भी अलग अलग तरीके से होती है, तो उन मिट्टियों के हिसाब से ही पैदावार हमारी होती है। तो मैंने कहा था कि मक्का क्रांति का संबंध किससे है, कब आई, तो 1970-80 के दशक में आई थी। डॉक्टर केसी डबराल साहब लेके आए और मक्का को बढ़ावा देने के लिए ये आई गई थी। ये मैंने आपको 16 क्रांति के बारे में और उनकी स्थापना, मतलब कब आई वो क्रांति, इनके सन आपको किताबों में आसानी से नहीं मिलने वाले हैं। ये हमको काफी सर्च करना पड़ा है, तब जाके ये वीडियो हम बना रहे हैं, और काफी हमने इसमें मेहनत करी है। इसलिए आप लोग अच्छे से इस वीडियो को समझ लीजिए। ये मैंने क्रांति के नाम लिखे, इस क्रांति के सन लिखे, इस क्रांति के जनक मिले हैं, कहीं आपको जनक भी बहुत कम मिलते हैं पेपर में, और क्रांतियों के संबंध इस क्षेत्र में मैंने आपको बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको, हम रोज सुबह मॉर्निंग में 7 बजे एक वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सूचना आ जाएगी, और इससे जिससे कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।